हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर रेशियो एनालिसिस शुरू करेंगे। आप सभी को पता भी है कि रेशियो एनालिसिस आप 11th में भी कर आए हैं, 12th में भी आपने किया है, वही रेशियो एनालिसिस है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसलिए इस चैप्टर को मैं बहुत ही फास्टली कवर करवाऊँगी बेटा। फास्टली का मतलब है जो बेसिक पॉइंट्स हैं वही मैं आपको इसमें करवाऊँगी, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद करेंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठी हुई हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो आपका लास्ट चैप्टर सीवीपी था वो आपका सभी का कंप्लीट हो गया हो, मैं ये उम्मीद भी करती हूँ, क्योंकि बच्चों की जिस हिसाब से मेरे पास प्रॉब्लम्स आई हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेशियो एनालिसिस होता क्या है। रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है जो कि आपकी अकाउंटिंग डाटा होता है, उसके बेसिस पर जब दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों के वेरिएशंस के, वेरिएबल्स के रिलेशंस को हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मेज़र करते हैं तो उसे रेशियो एनालिसिस बोला जाता है। इसको एक्सप्रेस करने की जो आपकी फॉर्म्स होती हैं वो बेसिकली 3 होती हैं। एक तो सिंपल रेशियो होता है, जैसे कि आपका 4 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ है तो वो आपका रेशियो आ जाएगा 2:1 में। एक परसेंटेज होता है कि जो आपका फर्स्ट है वो दूसरे के परसेंटेज में कितना है, मीन पहला आपका 50% 100 है तो दूसरा आपका 50% है। ठीक है, एक रेट और टाइम के बेसिस पर होता है, रेट एंड टाइम के बेसिस पर ये इतने गुना है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ये चीज़ इससे इतनी गुनी है, ये इससे इतना इंटेलिजेंट है, दुगना इंटेलिजेंट है, 3 गुना है, तो वो चीज़ें आपकी क्या आ जाती है रेट्स में, और टाइम जिसे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मीनिंग्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। रेशियो एनालिसिस के मीनिंग को अगर हम देखें तो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम कंपैरिजन और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको। उसके अलावा ये एक प्रोसेस होती है जिसमें वेरियस रेशियोज़ को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन, जो भी आपके मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उनके बेसिस पर जो भी आपने डिसीजंस निकाले होते हैं उनके बेसिस पर हम अपने वेरिएशंस को चेक करते हैं। इसमें बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हम रिलेवेंट डाटा को सिलेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं रेशो को, आप अप्रोप्रिएट जो भी रेशो होता है उसके बेसिस पर आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा रेशो लगाना है। फिर उन रेशो के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं कि जो आपकी स्टडी है, जो कंपैरिजन है, वो आपको क्या कंक्लूजन देता है, वो आपका क्या रिजल्ट निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और यूज़फुल टेक्निक होती है। इसके अंदर आप फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग में भी हेल्प करता है। ये आपका लोकेटिंग ऑफ वीक जो स्पॉट्स होते हैं उनको यूज़फुली आप बिज़नेस के अंदर आपके वीक पॉइंट्स जो होते हैं उनको ये स्पॉट आउट कर देता है, मीन बता देता है। ये कंपैरेटिव स्टडी भी करने में हेल्प होता है और इससे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है और इसके अलावा कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। उसके बाद इसका बात आती है लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या होता है। इसका सिंगल ही यूज़ होता है, कोई ड्यूअल यूज़ नहीं होते हैं। कई बार इनकरेक्ट और जो आपका डाटा होता है इनकरेक्ट होता है, जिसकी वजह से रेशो भी इनकरेक्ट हो जाते हैं। कई बार डिफरेंट मीनिंग्स में इन रेशोज़ को हम पढ़ते हैं। कहीं पर आपको टैक्स को एग्जाम करते हैं, कहीं टैक्स को इंक्लूड करते हैं, तो वो एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसलिए रेशो में वेरिएशंस आते ही आते हैं। और इसी तरीके से जो इन वेरिएशंस की वजह से जो आपकी पॉलिसीज़, हर एक पर्सन की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं। कोई अपने मिनिमम स्टॉक जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको आप मार्केट प्राइस पर लेते हैं, कई बार आप उसको अपने होम प्राइस पर, कहने का मतलब है जो एक्चुअल में रियल प्राइस होता है उसके बेसिस पे लेते हैं। तो ये अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो पॉलिसीज़ की वजह से जो रेशो है उसमें भी वेरिएशंस आते हैं। उसके अलावा जो आपका प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं, मीन 2005 में कोई प्राइसेस होते हैं 2015 में इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जो वेरिएशंस हैं वो भी आपके मैनिपुलेशंस कहीं ना कहीं आपके लिमिटिंग फॉर्म्स में आती हैं। इसमें आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को बिल्कुल ही इग्नोर करके चलते हैं कि किस क्वालिटी का चीज़ है, वो चीज़ मैटर ही नहीं होती, क्वांटिटी से मैटर आप रखते हैं। इसके अंदर जो आपका रिजल्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एब्सोल्यूट नहीं होते, वहाँ पर एब्सोल्यूशंस गायब रहता है, जिसकी वजह से आप उन रिजल्ट्स को अगर आप लेकर चलते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी मिसलीडिंग रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी आपको हैंडर्ड कर देते हैं आपके ओरिजिनल जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उससे।
और हिस्टोरिकल एनालिसिस जो है वो आपका नहीं हो पाता इसके अंदर, क्योंकि जो पास्ट फैक्ट्स होते हैं या फिगर्स होते हैं वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, एनालाइज ही नहीं कर पाते। और डिफ़िकल्टी इन इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड्स रेशो, जो आपके इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड रेशोज़ होते हैं उनमें भी डिफ़िकल्टीज़ आती ही आती है। उसके अलावा आपका आता है पर्सनल बायसनेस, पर्सन टू पर्सन जो होता है फाइनेंशियल एनालिसिस करने का अलग अलग तरीका होता है, हर पर्सन को अपने हिसाब से वो देखता है, इंटरप्रिएट करता है चीज़ों को। उसके अलावा आपका जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नहीं मिल पाते। यहाँ पर आपके जो रेशो है वो मीनिंगलेस है और डिटेक्ट करता है डिटेल्स फ्रॉम एनी आर ड्राइव्ड। जो भी आप रिज़ल्ट्स निकालते हैं वो आपके बिल्कुल ही मीनिंगलेस रिज़ल्ट्स निकल आते हैं कई बार। और कई बार तो अच्छे रेशो एनालिसिस को शो करने के लिए आप विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स बहुत ही ख़राब आते हैं। और उस विंडो ड्रेसिंग की वजह से आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव को भी बिल्कुल ही फिनिश कर देते हैं, मीन एक ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छा नहीं बन पाता। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशंस और टाइप ऑफ रेशो। जो क्लासिफिकेशन और टाइप का मतलब है कि आपके रेशो जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो रेशो है आपका बेसिकली वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। उनमें फर्स्ट जो रेशो एनालिसिस होता है जो प्रॉफिटेबल रेशो जिसको माना जाता है, जिससे कि आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जिसको बोला जाता है, उसके अंदर आपकी जो फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को उसके बेसिस पे जो जर्नली है चेक किया जाता है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब जो मैं रेशो एनालिसिस वगैरह आपको करवा रही हूँ उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हाईलाइट करनी है इसके अंदर, वो आप इस तरीके से करते चले जाएंगे साथ साथ बेटा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो देखो जो पहला रेशो है, आप एक नोटबुक जैसे आप चैप्टर शुरू करोगे रेशो का तो उसके 3 पेज छोड़कर चलिएगा। उन 3 पेजों पर आपने सारे फार्मूले लिखने हैं और किस फार्मूले में क्या क्या कवर करना है वो लिखना है। तो सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब रेशो का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अब यहाँ बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको और सेल कैसे निकालनी है। तो नेट सेल का फॉर्मूला आपका होता है टोटल सेल। टोटल सेल में आपकी चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट में है, उन दोनों को आप जोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई सेल्स रिटर्न है, आपने सेल की और वो वापस आ गई, तो उसको भी आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब है नेट सेल का मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और उसके अंदर से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पर आप सेल में से कॉस्ट ऑफ COG, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS अगर आप माइनस कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी आप इसके अंदर लिखेंगे कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपका नहीं दिया हुआ है, मीन COG आपका नहीं दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन के अंदर COGS ना दिया हो तो उसमें आप ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड करेंगे परचेज़, ऐड करेंगे जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और उसमें से माइनस करेंगे आप क्या, क्लोजिंग स्टॉक को। तो आपका क्या आ जाएगा, COGS। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बेटा, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट चाहते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट में क्या मान सकते हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट बाय एडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट। अगर उसमें आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो उनको आप माइनस कर दीजिए, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मीन कहने का है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपको चाहिए है और बीच में मान लो इंटरेस्ट दे रखा है आपको या आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो इन दोनों चीज़ों को अगर इसमें माइनस कर ऐड कर देते हैं, वापस माइनस नहीं ऐड कर देते हैं, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, छोटा होता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में आपके क्या होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह भी ऐड होते हैं, इसीलिए उन चीज़ों को आप यहाँ पर माइनस करेंगे तब जाकर आपका ये निकलेगा। अब जैसे इलस्ट्रेशन 1 है आपकी, फ्रॉम द फॉलोइंग्स आर सर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉलोइंग बेसिस पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 सालों का, तो आपका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 आप दोनों सालों का निकाल देंगे, तो उसके बेसिस पर आपका हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।